तो आज हम करंट अफेयर सीरीज में एक नया अभी रिसेंटली नवंबर महीने में ही अनाउंस हुआ करंट का टॉपिक बिरसा 101, इसके बारे में बात करेंगे। तो बिरसा 101 या बिरसा 101 क्या चीज है? झारखंड के आदिवासी फ्रीडम फाइटर, जिनको वहां के लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में अगर हम बात करें तो 1875 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने वहां के आदिवासियों को इकट्ठा किया अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी कल्चरल हेरिटेज को सुरक्षित रखने के लिए। और वहां पर बाहरी लोग, जिनको वो दीकू कहते थे, उनके इंटरफेरेंस को रोकने के लिए आदिवासियों के लीडर के रूप में बिरसा मुंडा उभरे। 1875 में इनका जन्म हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सभी आदिवासी जो झारखंड और उसके आसपास के एरिया हैं उनको लामबंद किया और उनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया और 25 साल की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। 1875 में जन्म, 1900 में मृत्यु। लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो काम है आदिवासियों के बीच में, वो उनको भगवान के बराबर दर्जा देता है। इसलिए वहां पर बिरसा मुंडा जी को क्या बोलते हैं? भगवान बिरसा मुंडा, है ना। उनकी जो है वो जयंती है 150वीं जयंती है और उस 150वीं जयंती पर इनको सम्मान देने के लिए हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के तहत बीमारियों के इलाज करने का एक तरीका जिसका नाम है जीन थेरेपी, उस जीन थेरेपी के तहत जेनेटिक डिजीज, और उस जेनेटिक डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया की जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक विधि जिसका नाम जीन थेरेपी है, उसकी सहायता से देश को पहली बार सफलता मिली है कि जो लोग सिकल सेल एनीमिया बीमारी से पीड़ित हैं उसको ठीक किया जा सकता है। तो ठीक करने की जो टेक्निक उन्होंने विकसित की है उसका नाम रखा है इनके सम्मान में बिरसा 101। अब ये टेक्निक किसने विकसित की और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत सरकार जो है वो इसको लेकर के क्यों इतनी ज्यादा प्रयास कर रही है, वो सारी डायमेंशन हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले तो समझेंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के क्या प्रभाव पड़ते हैं, सिकल सेल एनीमिया से भारत के कौन से लोग पीड़ित हैं, और सिकल सेल एनीमिया का इलाज करने की ये जो पहली स्वदेशी विधि जिसका नाम है क्रिस्पर कैस9 विधि, उसका क्या अलग बात है और ये किस तरीके से काम करेगी, ये सारे डायमेंशन हम अगले कुछ मिनट में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज हम जानते हैं कि ब्लड जो होता है, उस ब्लड में एक तो होता है प्लाज्मा और क्या होती है कार्पसल्स या सेल, कणिकाएं। उनमें से एक कणिका है जिसका नाम है आरबीसी। क्या नाम है? आरबीसी क्या काम करती है? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या चीज होता है? आयरन, और इसके साथ में बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं में जो CO2 बनती है उसको कोशिकाओं से लेकर और वापस से फेफड़ों के थ्रू शरीर से बाहर करना। तो O2 CO2 का एक्सचेंज करने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन अगर ठीक से काम करता है तो व्यक्ति को शरीर में सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, और सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है तो सही मात्रा में एटीपी बनती है, मतलब ऊर्जा बनती है, और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। लेकिन क्या होता है कि दुनिया में कुछ लोगों में ये जो हीमोग्लोबिन बनाने वाली प्रोटीन है जिसका नाम बीटा ग्लोबिन है, इसका सीक्वेंस थोड़ा सा बदल जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए मैं बता दूं कि जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन क्या चीज है? अमीनो अम्ल जो 20 प्रकार के होते हैं वो आपस में जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए प्रोटीन को अमीनो अम्ल का बहुलक भी कहते हैं या पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड भी कहते हैं। अपने शरीर में हजारों तरीके की प्रोटीन बनती है, सभी प्रोटीन में अमीनो एसिड के जुड़ने का सीक्वेंस अलग अलग होता है। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड कैसे जुड़ेंगे यह निर्धारण होता है mRNA से। mRNA का निर्माण होता है DNA से। तो इसका मतलब अपने शरीर में कैसी प्रोटीन बनेगी ये कौन निर्धारित करता है? DNA।
किसके थ्रू निर्धारित करता है? एमआरएनए के थ्रू। सही है। अगर अपना डीएनए सही है तो एमआरएनए सही बनता है, और एमआरएनए सही बनता है तो प्रोटीन सही बनती है। एक चीज और, थोड़ा सा और विस्तार कर लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए। हमारे शरीर में बिलियंस ऑफ सेल हैं, अरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं, और उन प्रत्येक कोशिकाओं में कुछ अपवाद छोड़ दिया जाए, मेच्योर आरबीसी, एग स्पर्म सेल, तो उन सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र जिसको कहते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। अब एक गुणसूत्र जो है उसमें एक डीएनए का अणु होता है, और डीएनए जो है उसकी संरचना हमने पढ़ी थी बचपन में कि कुछ ऐसी होती है। दो स्टैंड आपस में एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए हैं राइट हैंड डायरेक्शन में। सही है। अब डीएनए का वो भाग जिसका ट्रांसक्रिप्शन होके एक आरएनए बनता है, डीएनए के इस भाग को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? एक डीएनए के अणु पर खूब सारी जीन हो सकती है। जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे क्या बनता है? एमआरएनए। इसका मतलब आप एक बात मुझे समझा सकते हो क्या कि क्रोमोसोम और डीएनए में क्या संबंध है? क्रोमोसोम डीएनए के ही बने होते हैं, तो डीएनए और क्रोमोसोम में अंतर क्या हुआ? प्रोटीन के सहारे जब डीएनए कॉम्पैक्ट अवस्था में आ जाता है तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं। प्रोटीन हटा दी गई, पीछे सिर्फ अकेला डीएनए बचा। डीएनए का काम क्या है? एक पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी में सूचनाओं को लेके आना। आनुवांशिक सूचनाएं, किस बात की आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं? प्रोटीन बनने की सूचनाएं। हमारे शरीर में जो डीएनए है वो हमें मदर और फादर से मिला है, मम्मी पापा से मिला है। अच्छा, ये जो हमारे शरीर में डीएनए है, उस डीएनए के अंदर है जीन्स। मतलब एक प्रोटीन, अपने शरीर में हजारों टाइप की प्रोटीन बनती है, उनमें से प्रत्येक प्रोटीन बनाने के लिए जो सूचना होती है वो अपने 46 डीएनए मॉलिक्यूल, या यूं कहें 46 क्रोमोसोम के डीएनए मॉलिक्यूल हैं, उनके पर्टिकुलर सेगमेंट में होती है। इसको बोलते हैं जीन। डीएनए के इस भाग को क्या बोलेंगे? जीन। जीन का ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए राइबोसोम के ऊपर आता है और राइबोसोम पर बनती है प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम। ठीक है। अपने शरीर के हजारों प्रोटीन को छोड़ के हम ये प्रोटीन माने बीटा ग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए काम में आती है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिनका हीमोग्लोबिन ठीक बनता है, इसका मतलब उनके अंदर ये बीटा ग्लोबिन जीन बनाने वाली नॉर्मल है, सामान्य है। उससे सामान्य आरएनए बनेगा, सामान्य बीटा ग्लोबिन बनेगी, और ये आयरन के साथ मिलकर के सामान्य हीमोग्लोबिन बनाएगी। सही है। लेकिन हम ये भी तो सुनते हैं कि कुछ लोगों के जीन्स के अंदर गड़बड़ होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो इसका मतलब ऐसे लोग जिनकी बीटा ग्लोबिन बनाने वाली जीन में गड़बड़ है, तो उनके द्वारा एमआरएनए बनने वाला जो है वो गड़बड़ बनता है, और इससे बीटा ग्लोबिन प्रोटीन गड़बड़ बनती है, और इसके कारण हीमोग्लोबिन गड़बड़ बनता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी बीटा ग्लोबिन बनाने वाला जीन जो है वो ठीक से काम नहीं करती है, उनमें सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, और उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस, एचबीएस बोलते हैं। जिस भी व्यक्ति में सामान्य हीमोग्लोबिन बनता है उसकी आरबीसी सामान्य, उसकी O2 CO2 एक्सचेंज सामान्य। लेकिन जिन व्यक्तियों में बीटा ग्लोबिन बनाने वाली जीन सामान्य नहीं है, उसमें जो हीमोग्लोबिन बनता है उसको क्या बोलते हैं? एचबीएस। हीमोग्लोबिन एचबी के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए एचबी और आगे एस। ठीक है। अब जिनमें भी हीमोग्लोबिन एचबीएस बनता है, उनकी आरबीसी की आकृति जो है वो बदल जाती है। सामान्यतः आरबीसी की आकृति ओवल शेप की ऐसी होती है, जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन एस बना है, उनकी जो है वो आरबीसी की आकृति कैसी हो जाती है? हंसिए के आकार की, सिक्कल, केले जैसी, हल्की सी मुड़ी हुई दरांती होती है अपनी फसल काटने वाली, उसी को बोलते हैं सिक्कल या हंसिया। तो उनकी आरबीसी हो जाएगी हंसिए के जैसी, और हंसिए की जैसी आरबीसी होगी तो ये वाली आरबीसी कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहीं से निकल जाती है। ये वाली आरबीसी जो है वो उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, इसलिए डिस्ट्रॉय होने की क्षमता होती है, मतलब ज्यादा टेंडेंसी होती है। अच्छा, ये जो अपनी ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनियां, उनके अंदर इसकी रिजिडिटी के कारण, स्ट्रोंगनेस या टफनेस के कारण, ये इनको छोटे वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उनको ब्लॉक कर देती है।
और उसके कारण किसी अंग विशेष में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ऐसे व्यक्तियों को दर्द बहुत ज्यादा होता है, कोई अंग काम नहीं करते हैं, कई बार हार्ट स्ट्रोक की भी स्थिति आ जाती है। तो कुल मिला के जिनको हीमोग्लोबिन सामान्य नहीं बनता है, जिनमें एचबीएस बनता है, उनकी आरबीसी की आकृति कैसी हो जाती है? सिक्कल के शेप की। कैसी हो जाती है? सिक्कल शेप की हो जाती है, या हंसिए के आकार की होती है, दराती के आकार की हो जाती है। वैसे वाले व्यक्तियों को जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए जिससे O2 CO2 एक्सचेंज रुक जाए या कम हो जाए, रुकेगा नहीं, O2 की सप्लाई कम हो जाए, ऊर्जा कम बने, ऊर्जा यानी कि एटीपी कम बने, तो आदमी को कमजोरी का एहसास होता है कि नहीं होता है? आंखों के आगे तारे से चमकते हैं, खड़े खड़े ऐसे अंधेरी सी आती है। हमने आम बोलचाल में बोलते हैं कालजा बैठता है, कमजोरी एहसास होना है। मेरा तो थोड़ी सी दूर चलते ही साथ ऐसे सांस फूल जाता है, कालजा खड़ा हो जाता है। तो ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। उस बीमारी का क्या नाम है? सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि भाई अगर हीमोग्लोबिन एस है तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो एटीपी कम बनेगी, एटीपी कम बनेगी तो ऊर्जा का एहसास कम होगा, कमजोरी का एहसास होगा, टालता नहीं चक्कर आऊंगा। सही है? चलते हुए ही क्या लगेंगे? वहीं बैठ जाएं, जैसे आंखों के आगे अंधेरा कई बार आता है कि नहीं, चोट वोट ज्यादा लग जाती है तो एकदम से जो अपन कार्टून देखते हैं, यो तारे से चमकते हैं, अंधेरा सा आता है, अजीब सी आवाजें आती है, वैसी स्थिति हो जाती है। सही? कीप जो का पार्ट, मजाक को साइड रखें, वापस से मूल मुद्दे पे लौटे। तो हीमोग्लोबिन एस बन गया, उससे बीमारी हुई सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। अब ऐसे व्यक्ति को जिंदगी भर समस्या का सामना करना पड़ता है। इस व्यक्ति की समस्या क्या हुई थी कि उसको जो मम्मी पापा से डीएनए मिला, उसके अंदर जीन जो है उसमें गड़बड़ है और उससे उसका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं बन रहा है। वैज्ञानिक ये अब खोज के लाए हैं कि तुम्हारी आरबीसी, अच्छा एक चीज और इसके साथ कंसेप्ट जोड़ दो, अपनी आरबीसी जो है उसका निर्माण कैसे होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो इसका मतलब अस्थि मज्जा की जो कोशिकाएं हैं, अगर उनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, उस जीन को हम ठीक कर दे, तो सामान्य जैसा कर दे, तो सामान्य हीमोग्लोबिन बनने लग जाएगा, और सामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा तो आरबीसी की आकृति भी सामान्य हो जाएगी और वो व्यक्ति भी सामान्य जीवन जिएगा। तो बस यही आइडिया है। वैज्ञानिकों ने ऐसे व्यक्ति जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं, उनकी बोन मैरो की कोशिकाएं लेंगे, प्रयोगशाला में उनकी कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है उसमें वो वाली जीन जो हीमोग्लोबिन गलत बना रही है उसको ठीक करेंगे, और उसको ठीक करके उन कोशिकाओं को वापस से ऑपरेशन करके उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देंगे। उसका हीमोग्लोबिन सामान्य बनेगा और वो भी सामान्य जीवन जिएगा। ये कमाल, ये मिरेकल कैसे होता है? डीएनए में चेंज करके उससे होने वाली खराब प्रोटीन बनने से होने वाली बीमारियों को जेनेटिक डिजीज कहते हैं। जीन में गड़बड़ हो, उससे गड़बड़ प्रोटीन बने और उससे हमें कोई बीमारी का सामना करना पड़े, तो ऐसी बीमारियों को कहते हैं आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। और ये जेनेटिक डिजीज एक पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी में भी ट्रांसफर होते हैं। अब आगे से आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो उस केस में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये जो डीएनए है जिसमें गड़बड़ है और उससे गड़बड़ प्रोटीन बन रही है, उसको ठीक करने की टेक्निक खोज ली, और उसको ठीक करने की टेक्निक को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी एक बड़ा शब्द है, उसमें अगर बीमारियों को ठीक करना उद्देश्य है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का, तो उसको कह देते हैं जीन थेरेपी। क्या कहते हैं? थेरेपी किसको कहते हैं? उपचार। थेरेपी में दो चीजें हैं, बीमारी की पहचान करना और बीमारी का उपचार करना। थेरेपी में कितनी चीजें होती है? हिंदी में थेरेपी को चिकित्सा कहते हैं। तो चिकित्सा में क्या किया जाता है? पहले तो रोग की पहचान और फिर रोग का उपचार। अब ये रोग के कारण क्या है? जीन। जीन को पहचान के कौन सी जीन में गड़बड़ से बीमारी हो रही है, पहले उसकी पहचान की जाए और फिर उसको ठीक कर दिया जाए बीमारी को। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की एक विधि है, बहुत सारी जीन थेरेपी की विधि है, जिनमें से इस विधि का नाम है क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9। ये क्रिस्पर कैस9 ऐसी एडवांस विधि है जिससे कि बिल्कुल सटीकता के साथ में जो डिजीज कोजिंग जीन है उसमें बदलाव करके आनुवंशिक रोग को ठीक किया जा सकता है। सन 2020 का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का इस क्रिस्पर कैस9 की खोज के लिए जेनिफर और साथ में उनके जो है वो डोडना, जेनिफर ए डोडना
और उनके साथ दूसरी उनकी सहयोगी वैज्ञानिकों को दिया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है जिससे आने वाले समय में जैसे कि हीमोफीलिया, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कि कैंसर, जैसे कि हम ये सिकल सेल एनीमिया, इनका उपचार किया जा सकेगा। तो ये क्रिस्पर बेसिकली Cas9 ओरिजिनल रूप से देखें तो बैक्टीरिया के अंदर वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली है। जैसे अपनी इम्यून सिस्टम होता है वैसे ही बैक्टीरिया की कोशिका में वायरस अटैक ना कर दे उसके खिलाफ लड़ने की एक क्षमता है जिसका नाम है CRISPR-Cas9। इस CRISPR-Cas9 में से ये जो Cas9 है ये एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम की ये प्रवृत्ति होती है कि ये डीएनए को वैज्ञानिक जहां से चाहे वहां से काट देता है। अब एक बात बताओ, जिस व्यक्ति की जो ग्लोबिन प्रोटीन बनाने वाली जीन है वो अगर ठीक नहीं है तो वैज्ञानिक ये Cas9 एंजाइम काम में लेके उस खराब जीन को कट करके उसकी जगह पर सामान्य जीन, उसी के जैसा काम करने वाली जीन शामिल करवा देते हैं। आ गई है ये बात समझ में? बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको बहुत डिटेल में समझाते हैं। अभी उतना टाइम अपने पास होता नहीं है, तो अभी के लिए अपने को यह समझना है कि बैक्टीरिया के अंदर Cas9 जीन पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे कहा कि हे तुच्छ बैक्टीरिया, तुम इस Cas9 का क्या कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत है मानवता को एक बहुत बड़े स्तर पर, और तुम बाहर आओ और हम तुम्हें काम में लेंगे। तो Cas9 को वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया से अलग किया और उसकी सहायता से हमारे डीएनए को निश्चित जगह से कट करवाया। अब ये Cas9 कहेगा कि साहब मैं तो बैक्टीरिया का हूं, मुझे तो आपके डीएनए की समझ ही नहीं है, कैसे काटूंगा मैं? तो उसको लिए तुम्हें गाइड करने के लिए हम एक गाइड आरएनए या जी आरएनए जो हमने लैब में बनाया है उसके साथ जोड़ देंगे। तो गाइड आरएनए जहां पर इस Cas9 को बताता है वहीं से ये डीएनए को कट कर देता है। तो गाइड आरएनए की सहायता से Cas9 एंजाइम डीएनए को वैज्ञानिक जहां से चाहे वहां से कट करवा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मनुष्य की कोशिका में से जो बीमार लोग थे, सिकल सेल एनीमिया के पीड़ित, उनकी बोन मैरो की कोशिकाएं ली और उनकी बोन मैरो कोशिकाओं में से डीएनए का वो भाग जहां पर गड़बड़ प्रोटीन बनाने वाली जीन है उसको Cas9 से कट करवा के बाहर निकाला। एक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ जीन ली और उसको यहां पर फिट कर दिया। अब उन कोशिकाओं को कोशिका विभाजन के द्वारा लैब में बढ़ाया और जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है उसकी खराब कोशिकाओं को तो निकाल दिया और उसकी जगह पर सामान्य कोशिकाएं डाल दी और उन व्यक्तियों का इलाज होना शुरू हो गया। यह चमत्कार किसने किया? दिल्ली में एक संस्थान है और उस संस्थान का नाम है IGIB। क्या नाम है? IGIB। पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये IGIB जो है वो एक लैब है। किसकी लैब है? अपने देश में एक संस्थान है जिसका नाम है CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये CSIR एक डिपार्टमेंट के अंडर में काम करती है जिसका नाम है DSIR, और ये DSIR डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक डिपार्टमेंट का नाम है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तीसरे डिपार्टमेंट का नाम है DSIR। इस DSIR के तहत काम करती है CSIR। DSIR का पूरा नाम क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अंडर में ये CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी देश भर में 37 लैब हैं। उनमें से एक लैब का नाम है IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। उसके वैज्ञानिकों ने इसी CRISPR-Cas9 का उपयोग करके और क्या किया है कि जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं उनकी जीन में बदलाव करके उनको स्वस्थ जीन वहां पर पहुंचाई है और ऐसे वाले व्यक्तियों में सिकल सेल एनीमिया के उपचार की उम्मीद की किरण जगी है। अब इन्होंने तो लैब के स्तर पर कर दिया ये काम, बड़े स्तर पर इसको देश में लागू करने के लिए इस IGIB ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को काम सौंप दिया है कि अब हॉस्पिटल में बड़े स्तर पर इसको काम किया जाए। बीमार व्यक्तियों को लेकर आओ, उनके क्लिनिकल ट्रायल कराओ ताकि इसको एक इलाज की एक पद्धति के रूप में स्थापित किया जा सके। तो वो काम कौन करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। आई बात समझ? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये काम किया जाएगा। अब जो बातें हमने समझी है उनको हम
इस प्रोसेस के रूप में रोगी की कोशिकाओं के दोषपूर्ण जीन को संपादित करने के लिए क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे दराती के आकार वाली लाल रक्त कणी कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जो जीन है जिसमें गड़बड़ है, उत्परिवर्तन है, उसको ठीक करके सामान्य हीमोग्लोबिन पैदा होगा और ये कोशिकाएं वापस उस शरीर के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवा दी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो क्रिस्पर टेक्निक का पूरा नाम दे रखा है, जो बायोटेक्नोलॉजी में हम डिटेल से पढ़ाते हैं, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। शॉर्ट में क्रिस्पर बोलते हैं, आपको बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में ये पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसके जीनोम एडिटिंग में 2 घटक गाइड आरएनए Cas9 जो बैक्टीरिया से लिया था उसको काम में लिया और साथ में जो है वो इसके क्या जोड़ा, Cas9। इन्होंने सटीक स्थान से डीएनए जहां पर बीटा ग्लोबिन जीन दोषपूर्ण थी उसको कट किया और सामान्य जीन वहां पर उन्होंने डाली। उससे क्या हुआ, उससे जो है ये यहां पर देखा जैसे ये जीन यहां पर है, उस जगह पर जाके सबसे पहले गाइड आरएनए जुड़ा और गाइड आरएनए जहां जुड़ा वहां से Cas9 से कट किया और ये खराब जीन को बाहर निकाला और इसकी जगह बाहर से नई जीन को डाल दिया। इसी का इलस्ट्रेशन अपन ने डिटेल में दे रखा है। अब उसके बाद में सिकल सेल एनीमिया के बारे में जो हमने बात की कि ये एक आनुवंशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन सही तरीके से नहीं बनता है और उसके कारण आरबीसी कैसी हो जाती है, अर्धचंद्राकार, केले के आकार की या दराती के आकार की। उससे ब्लड फ्लो में बाधा होती है, गंभीर दर्द होता है, अंगों की क्षति, स्ट्रोक, एनीमिया आदि हो सकती है। अब भारत में ये कहां पर प्रभावित करता है, जो मध्य प्रदेश, उससे जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़, उससे जुड़ा हुआ ओडिशा और उससे इधर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ इधर महाराष्ट्र और नीचे गुजरात, इन जगहों पर इस बेल्ट में आदिवासी हैं और इन आदिवासियों में सिकल सेल एनीमिया की समस्या बहुत है। एस्टिमेट किया गया है भारत में इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। तो फिर ऐसे भारत के अंदर अपने जो इतने सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं तो सरकार को कुछ न कुछ तो करना था। उसको ठीक करने के लिए एक प्रोग्राम सरकार ने स्टार्ट किया जिसका नाम है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन या एलिमिनेशन मिशन। ये कब से शुरू किया गया, 2023 से। सरकार ने 2023 से 1 जुलाई 2023 से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो वो स्टार्ट किया। उसके तहत 17 राज्यों में जहां पर सिकल सेल एनीमिया के रोग पेशेंट पाए जाते हैं उनका जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी। 2025 तक टारगेट रखा था 0 से 40 वर्ष के लोग जो सिकल सेल एनीमिया प्रभावित इलाकों में हैं, 7 करोड़, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी कि उनमें सिकल सेल एनीमिया की समस्या है या नहीं है। अब तक कितने किए जा चुके हैं, 6 करोड़ लोगों का जांच जो है वो अभी तक की जा चुकी है। भारत का विजन क्या है, 2047 तक पूर्णतः सिकल सेल एनीमिया को भारत से मिटा देने की, समाप्त करने की योजना है। तो ये भी अपने आप में आपका एक सवाल बनता है और इसको ठीक करने वाली जो टेक्निक आई है उसको लेकर भी आपका एक सवाल बनता है। अच्छा, कुछ फैक्चुअल सवाल और, सिकल सेल एनीमिया के कंट्रोल करने का दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है। बाकी थीम वगैरह इतना ज्यादा अपन याद नहीं करेंगे इसकी। अब मुझे यह बताओ कि एक सवाल इसका संभावित प्रश्न क्या बनता है, बहुत ही जायज सवाल है, इसको पढ़ो और मुझे उत्तर इसका बताओ, कौन सा नंबर ऑप्शन इसका उत्तर होगा। केवल 1 या केवल 2 या केवल 1 और 2, उसको बड़े स्तर पर कौन डेवलप कर रहा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट का नाम आप साथ में देना चाहोगे या फिर नहीं दोगे। विकसित किसने किया है, उसके बाद उसकी पहल उसके साथ में जुड़ेगी, है ना। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी को मानोगे, क्यों। देखो, ओरिजिनली डेवलप किसने किया है, आईजीआईबी ने। और ये सवाल क्या पूछा हमसे कि इसका विकास इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप हुआ है अभी इसका, और सीरम इंस्टीट्यूट इसको एज ए क्लिनिकल प्रोसीजर बड़े लेवल पर स्थापित करेगा। विकास तो अकेला किसने किया है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसका आंसर ढूंढें और बताएं हमें।
कमेंट करके। आज के लिए हैं, बता दिया आप लोगों ने। ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं बोल दूंगा तो फिर वो मेहनत कैसे करेंगे, है ना। उनको हिंट दे दिया हमने कि कैसे इसको करना है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।